बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें खालिक कायनात के नाम और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं आज बैनुल अक़वामी तजुर्बाकार कीमिया के उस्ताद प्रोफ़ेसर डॉक्टर अब्दुल हफ़ीज़ फ़ोक। ये अमेरिका में मुख्तलिफ़ जामियात में दर्स व तदरीस का एक वसी तजुर्बा रखते हैं। आज बताने की बात क्या है कि वतन अज़ीज़ में आए रोज़ हम सुनते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। कभी एयरपोर्ट पर उनको तज़लील का निशाना बनाया जाता है, कभी वो सारी ज़िंदगी जो वतन अज़ीज़ से दूर रहकर परदेस काट कर ज़र मुबादला बेचते हैं और अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से कोई प्लाट ख़रीद लेते हैं, कोई मकान दुकान बना लेते हैं, उस पर कोई काबिज़ हो जाता है और वो बेचारे सारी ज़िंदगी थाने कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। कभी कोई नौसरबाज किसी रंग में उनको उम्र भर की कमाई से महरूम कर देता है। आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो कतरा कतरा करके बचाई हुई रकम को इन्वेस्ट करते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि वतन की मोहब्बत में अगर वो कुछ सरमायाकारी करें तो वो भी पाकिस्तान में करें। प्रोफेसर साहब ने इसी ख़याल से काफ़ी साल पहले पाकिस्तान का जो इदारा है मरकज़ कौमी बचत, वहाँ से उन्होंने डिफेंस सर्टिफिकेट जो थे वो ख़रीदे और जो सर्टिफिकेट था उसकी पुश्त पर जो टर्म्स कंडीशन लिखी हुई थी, एक मुआहदा है सारिफ के बीच और हुकूमत पाकिस्तान के बीच। उसमें बाकायदा लिखा गया था कि शरह मुनाफा क्या होगी जब ये इतने साल के बाद सर्टिफिकेट को वापस करेंगे तो इनको मुनाफा की मद में कितनी रकम दी जाएगी। लिखा कुछ और था। जब ये मुतय्यना मुद्दत पूरी होने के बाद अपना सर्टिफिकेट कैश करवाने जाते हैं इस्लामाबाद में जो मरकज़ कौमी बचत है I-8 ब्रांच में, वहाँ इनको बताया जाता है कि जी नहीं, आपको अगर 4 पॉइंट समथिंग आप क्लेम कर रहे हैं उतना नहीं बनता, आपका बनता है 2 पॉइंट समथिंग। ये सवाल करते हैं, ये दिखाते हैं सर्टिफिकेट की पुश्त कि बाबा आपका ये सर्टिफिकेट तो कुछ और कहता है, अब आप मुझे क्या कहानी सुनाते हैं। तो चलते हैं इनकी तरफ के माजरा क्या है जी, क्या हुआ जी, आपने किस सन में ये सर्टिफिकेट लिए थे? ये 2004 में जून में मैंने ये सर्टिफिकेट लिए थे। कितनी मालियत के? 4,40,000 के थे। इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं थी। कितने सर्टिफिकेट थे? 4? उसमें लाख के थे जी। 4 और कुछ 10,000 के थे और एक 4 जो है वो 10,000 के थे, एक जो 1,000 जी, वैसे 4,41,000 बन जाते हैं। तो खैर वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी उस वक्त। मैंने जब मैंने कहा जी मैं इसको री इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पहले जो मेरे पास थे सर्टिफिकेट्स वो उस दिन मैंने या उन दिनों में मैंने उनको एडजस्ट करवाया। बिल्कुल उनको जी जी कैश करवाया था। तो वो ज़्यादा रेशो थी, वो 1 to 5.25 थी। यानी 1 लाख अगर आपने जमा कराया है तो 10 साल के बाद वो 5,25,000 हो जाए मुनाफे के साथ। तो वो मैंने कैश करवाया क्योंकि उसके पीछे लिखा हुआ था सारा, तो वो उन्होंने उसको ऑनर किया। तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ ये तो अच्छी डील है, चले मैं फिर कुछ और जमा करा देता हूँ। मैंने ये 4,41,000 जमा करवा दिया। तो देखा मैंने उसके पुश्त के ऊपर तो लिखा हुआ था कि भाई अगर 1 साल में कैश करवाएंगे इतना, तो 2 साल में इतना, तो 3 साल में इतना, 10 साल के बाद वो 4,40,000 हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा जी पहले तो 5,25,000 होता था, अब ये 4,40,000 कैसे हो गया? उन्होंने जी अब जरा उनकी अब कम हो गया है, लेकिन आपको मंजूर है तो कर ले। मैंने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, वो कर लिया। तो जो पीछे लिखा हुआ है उसको देख के मैंने इन्वेस्ट किया। अगर मुझे ये पता चल जाता कि भाई मुझे इतने सालों के बाद मुझे कुछ नहीं मिलना, 2 लाख मिलेगा 1 लाख का जी, तो मैं तो उसको कभी भी जी आप कोई मुतबादल इन्वेस्टमेंट कर लेते, कहीं और रख लेते। बिल्कुल, वो तो मैं कहीं इन्वेस्ट कर लेता या स्टॉक्स में लगा देता या कुछ कर लेता। तो मुझे उल्टा नुकसान हो गया बजाय इसके कि कौमी बचत जिसका प्रचार, हाँ, इतना प्रचार किया जाता है, प्रचार किया जाता है कि भाई बचाओ, अपने पैसे बचाओ। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात पता चली कि उन्होंने ये क्लेम किया जी कि जिस सन की आप बात करते हैं वो गलती से छप गए थे और कुछ के पीछे नहीं लिखा। वो अजीब सी बात मुझे लगी। तो मैंने कहा जी देखें, उन्होंने कहा जी देखें, उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट दिखाए 2004 के, उनके पीछे मैंने कहा जी पीछे दिखाए उसके बैक पे क्या लिखा हुआ है। बैक पे कुछ नहीं था, ब्लैंक, बिल्कुल कुछ नहीं था। मैंने कहा हाँ, ये अगर आप मुझे दें ना
तो ठीक है, क्योंकि इसको ये ब्लैंक है बिल्कुल। जी, मैं क्लेम नहीं करूँगा। 2 लगा ले, 3 लगा ले, मुझे नहीं पता, जितने लगा ले, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता ये कहने का भाई आपने मुझे कम पैसे क्यों दिए। ये जो है ये तो मेरे ऊपर तो लिखा हुआ है कि ये 4,40,000 हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको तो ये तो एक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट का और मेरे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें लिखा हुआ है पीछे, और उसको कैंसिल भी नहीं किया गया, या तो उसको कैंसिल किया जाता। तो ये तो फिर अजीब सी बात लगती है। तो वो मुझे कहने लगे कि भाई दरअसल ऐसा हुआ कि ये गलती से छप गए हैं कुछ। देखें वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं, क्लर्क जो हैं, 2-3 क्लर्क थे और एक मैनेजर साहब थे, तो वो सब मेरा ख्याल उनकी थिंकिंग सबकी एक ही है, मैंने कोई डिफरेंट थिंकिंग नहीं देखी। वो मुझे कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा केस गलत है, मुझे 2 ही मेरा हक बनता है, 4.4 नहीं बनता। तो मैं उनको कायल करने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये कह रहा था कि मेरा हक ये बनता है, 4.4 है, पीछे लिखा हुआ है। खैर वो मैनेजर साहब के पास चला गया, तो उन्होंने ये कहा कि देखें इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ छप गए थे उस वक्त 2004 में, कोई 1 लाख के करीब छप गए थे। बाद में एहसास हुआ कि ये तो गलत हो गया सिलसिला। तो फिर उन्होंने दोबारा जब उसी सन में ही दोबारा जो नए प्रिंट किए, उनमें वो प्रिंटिंग बैक साइड पे नहीं थी। तो मैंने कहा ये ठीक है, अगर मेरे भी ऊपर ना होती तो मुझे भी कोई इतराज़ ना होता, लेकिन मेरे ऊपर मैं उन लाख खुश नसीब लोगों में हूँ जिनमें ये प्रिंटिंग हो गई थी, इसलिए मेरा हक तो बनता है। तो मुझे कहने लगे कि आप क्या करें। मैंने कहा जी मैं यही कर सकता हूँ कि हो सकता है मैं केस में कोर्ट में चला जाऊँ, क्योंकि मेरा केस बड़ा क्लियर है। तो कहने लगे इस तो आप ही नहीं है बल्कि बहुत सारे लाखों लोग होंगे जिनके ऊपर प्रिंटिंग हुई है, हमने सबको वही 2.15 जो रेट है वही दिया है। तो मैंने कहा जी तो फिर ये तो और भी अच्छी बात है, उन लोगों का भी भला हो जाएगा। मुझे तो इतने पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जितनी उन लोगों को होगी। जी हाँ, मेरा तो 11 लाख जो है वो ज़ाया हो गया। तो ठीक है, मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया, मैंने उस शौक को ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग इस शौक को ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। जाहिर है उनकी ज़िंदगी की उनकी बेहतरी हो जाएगी, उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये सदका जारिया हो जाएगा। तो वो उसने सुर्ख पेंसिल से क्या किया उस लिखे हुए को? अच्छा, वो कहने लगा जी ये जो पीछे लिखा हुआ है ना, इसको छोड़ दें, इसको ये कैंसिल करें, इसको ये इसका कुछ मकसद नहीं है, इसको इग्नोर कर दें। वो रेड पेन लेकर ऐसे कर दिया उन्होंने। तो एक को किया पर दूसरे को भी ग्रेड कर, हालांकि अगर मुझे बताना ही था तो एक ही को करते ना, उसने दूसरे को भी कर दिया, तीसरे को भी कर दिया। तो मुझे ये हैरानी हुई, मैंने कहा कि भाई अजीब सी बात है। खैर मेरे पास उनके पड़े हुए हैं अपने मैंने इमेजेस हैं, जी, अपने काफ़ी इमेजेस लिए हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें तो कोई क्रॉस का निशान नहीं है ना। तो ये अगर पॉइंट बना दिया जाए, ये उस वक्त आपको बताया गया था कि ये नहीं है, हाँ। वो भी मेरा ख्याल है कि वो जी। नाज़रीन, कहानी आपको समझ आ रही होगी कि हमारे इदारों में किस तरह का खलवाड़ किया जाता है, ख़ास तौर पर एक आम सारिफ जिस बेचारे को कोई आगाही नहीं अपने हकूक़ की। और अब तो ये चूँकि पाकिस्तान में कंज्यूमर कोर्ट्स भी खुल चुकी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। ये केस बड़ा दिलचस्प है कि समंदर पार पाकिस्तानी पहले तो वो परदेस झेलें, वतन अज़ीज़ में कसीर ज़र मुबादला भेजें, वतन की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करें, और फिर जब वक्त आए समर लेने का और उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा हो आपके कौमी इदारों में, और जब उसका फल लेने का वक्त आए तो उनको ये कहा जाए कि जी ये सिस्टम की ख़राबी है, ये गलती से हो गया, और उनको कायल किया जाए कि नहीं आप इतने पे राज़ी हो जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि सरासर नाइंसाफ़ी है और ये ज़्यादती भी है ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने वतन के लिए अपनी शानदार खिदमात, अपनी जवानियाँ सर्फ कर दी परदेस में। तो ये मैं कहता हूँ कि लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत के लिए भी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए भी, कि जो हर वक्त उठते बैठते ज़िक्र करते हैं समंदर पार पाकिस्तानियों का, और अभी उन्होंने उनको वोट का हक़ भी दिलवाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये केस टेस्ट केस है, कि ये इनका हक़ है कि अगर इनको आपके सरकारी इदारे से एक दस्तावेज़ दी गई जो कि अमानतदार है, अमीन है, जिसके ऊपर दर्ज है कि आपको इतने साल के बाद आपकी सरमायाकारी की गई रकम के इवज़ हुकूमत पाकिस्तान इतना मुनाफा देने की पाबंद है, आज उनको ये कहकर टरहाया नहीं जा सकता कि नहीं ये गलती से छप गया था, आप 2% पर राज़ी हो जाएं। सवाल ये है कि अगर चलें इनको इदराक ना होता, ये तकरार ना करते, इसरार ना करते, और ये आइंदा चलकर अपना कानूनी हक़ लेने के लिए
आइन और अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक आम आदमी जिसकी रसाई नहीं है निज़ाम तक, जो समझते ही नहीं है, तो ये 2% की अमाउंट आप सोचें, अंदाज़ा करें कि लाखों करोड़ों में जाती है। और इस तरह के गबन, इस तरह के फ्रॉड, इस तरह की हेरा फेरियाँ कौमी ख़जाने के साथ किस किस लेवल पर की जाती हैं। तो आप तैयार हैं ज़हनी तौर पर? पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का भी आपको अच्छी तरह पता होगा कि बड़ी तवालत में केसेस चलते हैं, तो आप ज़हनी तौर पर आमादा हैं कि आप अपना हक़ लेने के लिए जंग लड़ेंगे? मेरा ख्याल ये है कि पहली बात ये है कि मैं ही नहीं बल्कि अलमिया दरअसल ये है कि वो मौलाना हाली ने कहा था कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। मैं ये समझता हूँ कि मैं ही क्यों बोलूँ, शायद कुछ और लोगों के जहन में भी ये आया होगा कि भाई हमें नुकसान हो गया है, लेकिन चर्ब ज़बानी की वजह से अगर वो कन्विंस हो गए कि ठीक है इतने पैसा है, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो गलत समझते हैं तो उनको बोलना चाहिए। मैंने बाहर जो देखा है, लोग बोलते हैं जी, हमारे यूनिवर्सिटी में एक दरख्त कट गया था, वहाँ शोर मच गया, क्यों कटा है दरख्त, यहाँ मतलब एनवायरमेंटल, हमारा तो दरख्त की बड़ी खूबसूरती थी। वो किसी ने आके जवाब दिया कि हम एक दरख्त काटेंगे, 2 दरख्त लगाएंगे, आप फिक्र ना करें। वो फिर उनके यानी तसल्ली दीजिएगा, जो बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ ज़्यादती बोलना चाहिए। अगर देखें मैं कोर्ट में केस करता हूँ तो मुझे पता है कि केस जो है वो चलेगा, ज़्यादा देर चलेगा, हो सकता है सालों साल चले, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। केस तो बड़ा सिंपल सा है, अगर जज साहब गौर करें थोड़ा सा तो मेरा ख्याल है कि उनको 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये केस बिल्कुल क्लियर है, ये नहीं बिल्कुल है, 2 पेज का डॉक्यूमेंट। जी हाँ, आप इसको उम्मीद है कि जब आप परसू करेंगे अपने वकील से मशवरा करके, तो ये आपका जो केस है ये बनता है, कंज्यूमर कोर्ट का भी बनता है कि आपके पास बाकायदा सारे प्रूफ मौजूद हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट बनी हुई है, लामहला इस्लामाबाद में भी काम कर रही होगी। नाज़रीन, इस वीलाग के ज़रिए से हमने आपको ये पैगाम ये देना था कि अपने हकूक़ के लिए जागें, बेदार हों और आवाज़ बुलंद करें, वगरना चुप रहने की आदत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया।